Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will learn about the friction force. That was the other topic of the chapter laws of motion for class 11th. So, what is a friction? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है और फ्रिक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन समझना जरूरी है कि फ्रिक्शन कैसे कहते हैं। फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स ऑफ मोशन, जो मोशन को अपोज करता है यानी कि मोशन को होने से रोकता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स याद है कि कंडीशन ये है कि मोशन को अपोज करता है। इसका मतलब क्या है कि मोशन को होने से रोकता है। अगर कोई बॉडी पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन में जा रही है, दैट वन डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो अब कोई फोर्स इसको अपोज करना चाहता है तो वो कहाँ एक्ट करेगा? इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो जो फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। सेकेंड वन इज दैट कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है या हम ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा इट इज द अपोजिंग फोर्स ऑफ मोशन, जो मोशन को होने से रोकता है या मोशन को होने से रोकता है, या फिर हम ये कहें कि मोशन को जब टेंस टू मोशन है यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है उस टाइम अगर ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स एक्ट होता है तब भी वो क्या है? फ्रिक्शन है। सो फ्रिक्शन तभी एक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाए या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और हम इस पर कोई भी फोर्स ऑफ अप्लाई नहीं कर रहे तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सो दैट वाज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काफ़ी टाइप्स का होता है। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, या हम एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं इसे, राइट। अदरवाइज इज द, इसमें हम आगे पढ़ेंगे द फ्रिक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी कि व्हेन अ बॉडी is in contact with the other body and the body is tends to move or move in the other body, then the friction work between the contact surfaces is called contact friction. So friction में हम बात करते हैं contact friction की, तो इस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे that was कि एक ऑब्जेक्ट है वो किसी अदर ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में एक्ट होगा और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, या हम ये कहें कि जिस डायरेक्शन में हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया है। क्लियर? सो दैट वाज द फ्रिक्शन। अब बात करते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एंड कंसिडर करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में लगने वाला अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं उन दोनों के बीच जो मटेरियल है या जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है वो उनका नेचर कैसा है। अगर ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और अगर कम रफ है तो फ्रिक्शन कम होगा, राइट। एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कि ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है ऑब्जेक्ट पर किसी अदर सरफेस के थ्रू, उस चीज़ पे भी ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि अगर रफ फ्रिक्शन है तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये नेचर ऑफ सरफेसेस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि एक मॉडर्न साइंस में हम अगर फ्रिक्शन की कॉजेज पता करें कि फ्रिक्शन की वजह क्या है, एक रफ सरफेसेस तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो दोनों सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सो हमें अगर इन्हें मूव कराना है तो हमें इन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कराना होगा। ठीक है, इस फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कराना होगा, तो जो फोर्स हम एक्स्ट्रा एक्ट कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो दैट वाज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्यों अप्लाई होता है। अब बात करते हैं द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
सो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है. फर्स्ट, static friction, and the second one is limiting static friction, and the third one is kinetic friction. ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की. व्हाट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन? सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन अ बॉडी इज रेस्ट at the other surface, at the surface of other body, and a force, external force is applied to the body. ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं F, लेकिन ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो इन सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, दैट इज Fs. ठीक है, और Fs की वैल्यू क्या होगी? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है Fs, वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स F के बराबर होता है. कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट किस पे होना चाहिए? रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, राइट. तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो जो अपोजिट फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट फोर्स हमने पढ़ा है. कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी. या हम ये कहें कि टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दैट बॉडी, जो रेस्ट पर है, उसका जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स है वो क्या होगा? जीरो होगा. ये जीरो तभी हो सकता है जब इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स राइट साइड के बराबर होगा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होती है. ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन. सो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं. अगर ये ऑब्जेक्ट है, राइट, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R एक्ट है और इसका जो वेट है mg वो नीचे की तरफ एक्ट है. देखिए, फिर से देखिए इसे. फॉर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, a object of mass m is placed on the other surfaces, then the mass of object mg is work in the downward direction and a normal reaction force act from the other surface in upward direction. Clear? In that case ऑब्जेक्ट पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं. अब एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया 2 न्यूटन. द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज 2 न्यूटन और ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट द स्टैटिक पोजीशन. तो मतलब कि ये रेस्ट पर है, तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी 2 न्यूटन के इक्वल होगी. क्लियर? सेम एज अगर हमने फोर्स की वैल्यू बढ़ा के 3 न्यूटन कर दी लेकिन ऑब्जेक्ट फिर भी रेस्ट पर है, तो उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन का होगा. अगर हम इस तरह से फोर्स को इंक्रीज करते चले गए और इंक्रीज करते करते स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है? मूव करने लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट. तो इस कंडीशन में 10 न्यूटन इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लास्ट लिमिट थी, ठीक है, वो क्या होगी? दैट इज इक्वल टू लगभग 9.9 न्यूटन, राइट. बात समझ में आई? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट लिमिट होती है वो क्या कहलाती है? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है. क्लियर? तो मतलब अगर 10 न्यूटन पर ये मूव करने लगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है जस्ट 10 से नीचे, जस्ट या 10 न्यूटन के बराबर ही होगी.
ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, द लास्ट लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन of an the last limit of static friction act between the contact surfaces of two bodies after which the object can move, मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, राइट। सो दैट वाज द लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं एफ एस मैक्सिमम से। और जो एफ एस मैक्सिमम है यानी कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट लिमिट है या लास्ट वैल्यू है, इट इज डिपेंड और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या इसको इक्वल करने के लिए एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू द म्यू एस इंटू आर, वेयर द म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या कहलाता है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन को हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि mg के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एज दैट वाज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सेम एज अगर हम इस फोर्स की वैल्यू को और बढ़ा दें, यानी कि अभी हम 10 न्यूटन के बजाय हम इस पर फोर्स की वैल्यू को और इंक्रीज कर दें, तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। सो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उतना ही रहेगा, और फ्रिक्शन फोर्स अब एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, सो देन द force of friction remains constant between the contact of surfaces, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा उसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट पे मूव करता है, तब जो फ्रिक्शन एक्ट होगा बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस वो क्या कहलाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और इसमें याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होती है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, राइट, एंड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, then the kinetic friction Fk is directly proportional to the normal reaction force and Fk is equal to the mu k into R, जहाँ पर mu k क्या होगा, that is coefficient of kinetic friction। ठीक है, तो यहाँ से हम काइनेटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, राइट। और इसमें फ्रिक्शन फोर्स की जो यूनिट होगी वो सेम न्यूटन ही होगी एज अ ऑल फोर्सेस, और ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर, ये आपको याद रखना। और ये कुछ फॉर्मूलेज हैं अबाउट द फ्रिक्शन। अब इसी में हम आगे बात करते हैं द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? ये तो 3 टाइप्स थे फ्रिक्शन के, आपने ये नोट कर लिए होंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है अदर सरफेसिस पे रखा हुआ है और इस पर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट है, और यहाँ पर इसकी लास्ट लिमिट यानी कि एफ एस मैक्सिमम यानी कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर एक्ट हो रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एक्ट हो रही है। अब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला है, ठीक है, तो तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर ऊपर की तरफ एक्ट होगा और एम जी इसका नीचे की तरफ एक्ट होगा। इन दैट केस जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ये होगा, दैट वाज द रिजल्टेंट आर। ठीक है, किस किस का, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट।
तो ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दैट वाज थीटा। क्लियर। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम इस पॉइंट में लें तो ये जो एंगल है tan थीटा की वैल्यू निकालें दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, एफ एस मैक्सिमम के बराबर, एंड दैट द बेस इज आर, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द resultant of the limiting static friction and the normal reaction, right, and the normal reaction। क्लियर। मतलब वो एंगल, एक एंगल किन दोनों के बीच का, जो रिजल्टेंट लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का बनाता है, किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। क्लियर। सो नाउ फ्रॉम द डायग्राम क्या होगा, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एफ एस मैक्सिमम अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू आर, और एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो होती है दैट इज म्यू एस इंटू आर, देन वी कैन फाइंड द tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, सो tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज म्यू एस। ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू हमेशा क्या, किसके बराबर होती है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। राइट क्लास। सो दैट वाज अबाउट द फ्रिक्शन, और वी हैव कंप्लीटेड टुडे अबाउट द फ्रिक्शन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।